सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, रुद्रा क्लासेस में मैं रविंद्र वशिष्ठ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने उच्चारण स्थान के बारे में जाना। हमने 6 उच्चारण स्थान पढ़े। पहला कंठ, दूसरा तालु कोमल पार्ट, तीसरा मूर्धा जो ऊपर की तरफ कठोर पार्ट है मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ और छठा नासिका। आइए इस वीडियो में जो बच गए उच्चारण स्थान है वो हम पढ़ते हैं। हमारा जो अगला उच्चारण स्थान है उसके लिए सूत्र है ए द्वौ। केवल आपको ये याद करना है, पूरा सूत्र तो है ए द्वौ तो कंठ तालु, लेकिन आपको केवल ये याद करना है ए द्वौ। ए का जो अर्थ है वो यहां पर क्या है, ए और आई। ठीक है, इस ए का अर्थ ए द्वौ, द्वौ का अर्थ होता है दो। संस्कृत में दो का अर्थ है दो, और ए दो यानी ए दो कौन से, ह्रस्व ए और दीर्घ ए। ठीक है, ए दो तौ कंठ तालु, अर्थात इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, वो है कंठ तालु। यानी इन दोनों को उच्चरित करने के लिए हमें कंठ की भी आवश्यकता पड़ती है और तालु की भी आवश्यकता पड़ती है। पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है कंठ और इससे आगे की तरफ कोमल भाग जो है वो तालु होता है। इसको बोलकर देखते हैं। ए आई, यहां पर हाथ रखिए हल्के से, ए आई, ए आई। तो कंठ पर बल पड़ता है और दूसरा तालु पर बल पड़ता है, इसलिए इसे हम कहेंगे ए आई को कंठ तालु, इसका उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ओ द्वौ। ठीक उसी तरह ओ द्वौ यानी जो ओ है दो, दो ओ कौन से है, ओ और औ। ठीक है, तो ये जो दो है इनको हम यहां पर कहेंगे ओ द्वौ। आपको केवल दो चीजें याद रखनी है, ए द्वौ और ओ द्वौ। ए द्वौ कंठ तालु, ठीक है, ओ द्वौ कंठोष्ठ। यहां लिख देते हैं कंठोष्ठ। ये दो शब्दों से मिलकर बना है कंठ और ओष्ठ। इसका अर्थ है कि ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ यानी कंठ और होठ दोनों को मिलाकर होगा। ठीक है, आइए उच्चारण करके देखते हैं। ओ औ हम बोलते हैं, देखिए ओ, यहां हाथ रख लीजिए क्योंकि कंठ का प्रयोग इसमें भी हो रहा है। ओ यहां पर वाइब्रेशन हो रहा है। ओ और होठ जो है उनके बनावट में बदलाव आ रहा है, वो वक्र हो रहे हैं। ओ औ, यहां हाथ रखिए, ओ औ, तो गले पर प्राणवायु जोर डाल रही है और ओष्ठ को वक्र कर रही है, इसमें बदलाव ला रही है, इसमें टेढ़ापन आ रहा है हमारे होठों पर। ओ औ, ठीक है, इस प्रकार इस दृष्टि से ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ ओष्ठ। इसको मिलाकर बोलेंगे कंठोष्ठ। ठीक है, ए द्वौ ए आई कंठ तालु, ओ द्वौ ओ औ कंठोष्ठ। तीसरा आता है वकार। वकार यानी वकारस्य दंतोष्ठ। इसका पूरा सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ, लेकिन आपको केवल याद रखना है वकार। वकार में व, वकार में क्या है, व है। और जब हम व बोलते हैं, देखिए व, तो जो अंदर से प्राणवायु निकलती है वो हमारे दांतों पर सबसे पहले अंदर की तरफ बल डालती है। व, अगर हम मुंह खुला छोड़े और व बोलने की कोशिश करें, देखिए ध्वनि निकलेगी ही नहीं। ठीक है, ध्वनि को
निकलने के लिए, व की ध्वनि को निकलने के लिए, व वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें दांतों का प्रयोग करना पड़ेगा। जिह्वा और जो प्राणवायु है वो बल डालेगी दांतों पर अंदर की तरफ से, रुकावट पैदा करेगी, कि दीवार बनाएगी, तब व का उच्चारण होगा। व तो व का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दांतों का भी प्रयोग हो रहा है और हमारे होठ की स्थिति भी बदल रही है। व दांतों पर अंदर की तरफ से बल जा रहा है और होठ भी वक्र हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से जो व है उसका उच्चारण क्या हो गया हमारा? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है दंत, ठीक है, और दूसरा है ओष्ठ। यानी व का उच्चारण करते समय दांत और होठ का प्रयोग होता है। दांत और होठ व के उच्चारण स्थान है। ऐसे ही कंठ और ओष्ठ यानी कंठ और होठ जो है वो ओ और औ के उच्चारण स्थान है। ऐसे ही ए आई कंठ और तालु, कंठ और तालु कोमल भाग, ये किसके उच्चारण स्थान है? ए और आई का। तो आपको क्या करना है? ए द्वौ, ओ द्वौ और वकार, ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं। ए द्वौ में ए आई, ओ द्वौ में ओ औ और वकार में व, ठीक है। तो हमने 6 उच्चारण स्थान पिछले वीडियो में किए। वीडियो पूरा देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं अभी बताने वाला हूं, इसलिए जो वीडियो है वो पूरे देखिए। अगर आपको विषय की सही जानकारी लेनी है तो वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके। तो ये चीजें आपने देखी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ध्वनियां जिसकी हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन उनका उच्चारण स्थान भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए उनके बारे में जानते हैं। देखिए, आपने ड जो है वो किस वर्ग में आता है बताइए? ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग में आता है। तो ये ड है, इसका उच्चारण स्थान हमने कर लिया था ऋतु रस के माध्यम से। ऋतु रस मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान तो है मूर्धा, लेकिन इसी के समानांतर एक और वर्ण का हम प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, नीचे आपको पद बिंदु दिखाई दे रहा है। ये ड है और ये ड़ है। उच्चारण के लिए आपको समझा देते हैं। स, ड़ और क, सड़क, सड़क। तो इसका उच्चारण जो है वो ड़ की तरह होता है, ड़। ये ड है, ये क्या है? डाली। ये है डाली यानी ड, डाली, और ये ड़ है सड़क, ड़, सड़क, ठीक है। तो जो ड है वो ट वर्ग में आता है, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ट वर्ग का उच्चारण आपको पता है मूर्धा होता है। ड़ जो है वो भी इसी में गिना जाता है, इसको अलग नहीं समझना है। ड और ड़ जो है इन दोनों का जो उच्चारण है वो क्या होगा? मूर्धा ही होगा। इन दोनों को एक ही माना जाता है, ड और ड़ को, ठीक है। अगला इसी के अनुसार आपने ये पढ़ा होगा ढ, क्या है? ढ, ठीक है। ढ ढक्कन, ढ ढक्कन, लेकिन इसके समानांतर एक और वर्ण है जिसके नीचे ये आपको बिंदु दिख रहा है, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या होगा? यह है ढक्कन। क्या है? ढक्कन। और जो ये है आपके सामने, ये है पढ़ना, पढ़ना। उच्चारण करके देखिए, पढ़ना और ढक्कन, पढ़ना और ढक्कन। ये ढ है जिसके नीचे पद बिंदु लगा हुआ है, और ये है ढ, ठीक है।
तो इन दोनों में अंतर है उच्चारण में, लेकिन ढ और ढ में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एक ही माना जाता है। जैसे ड और ढ का उच्चारण स्थान एक जैसा है, मूर्धा है, ऐसे ही ढ और ढ का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही है। ठीक है, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, तो ये ड और ढ और ढ दोनों ही समानांतर चलेंगे और दोनों का ही उच्चारण क्या होगा, मूर्धा होगा। ठीक है, अगला एक और आपने ध्वनि देखी होगी, उसका जो प्रयोग है वो होता है इस प्रकार। ये देखिए, ये आ है, आ के ऊपर ये जो ध्वनि आपको दिखाई दे रही है ये है अर्धचंद्र। ठीक है, लेकिन इस अर्धचंद्र का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे कॉलेज, जी हां सही कहा आपने, नॉलेज, ऐसे ही कॉपी या डॉक्टर। तो ये अर्धचंद्र है, इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है। तो पेपर में अगर पूछ लिया जाता है कि इस आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अब उच्चारण स्थान में इसमें आप क्या देखेंगे कि जो आ है वो क्या माना जाता है, आ के समानांतर माना जाता है। आ का उच्चारण स्थान आपको बताया था अकुह, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह पिछली वीडियो में आपको बताया था, अकुह के आगे हम लिखेंगे कंठ। ठीक है, अब अ जो है ये आपको दिख रहा है, इस अ का अर्थ क्या है, अ और आ बताया था आपको। कु का अर्थ क वर्ग बताया था, क च ट त प, क वर्ग, क वर्ग के पांचों। ठीक है, और ह। तो अब हम बात कर रहे हैं अ की। अ का अर्थ यहाँ पर अ और आ है, इसके साथ इसके पैरेलल आप एक चीज और जोड़ देंगे, वो क्या है, आ। इसे हम आगत ध्वनि भी कहते हैं। आगत ध्वनि, ये कौन सी ध्वनि है जिसके ऊपर अर्धचंद्र है, आगत ध्वनि। ठीक है, तो इस आगत ध्वनि का उच्चारण भी क्या होगा, कंठ ही होगा। तो अ, आ और आ, आ और आ जिसके ऊपर अर्धचंद्र है, बिंदी नहीं है इसके ऊपर, तो आ का उच्चारण स्थान भी क्या होगा, कंठ होगा। ठीक है, एक और ध्वनि देखिए जिसके बारे में अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वो कौन सी है। और फ, दोनों में अंतर होता है, फ और फ। देखिए ये हमने किया था फ, ठीक है, प फ ब भ म। तो फ का जो उच्चारण स्थान है फ, वो था ओष्ठ। क्या था, ओष्ठ। ठीक है, जब हम फ बोलते हैं या फूंक मारते हैं, देखिए ऐसे फूंक मारते हैं, तो हवा जो है, प्राणवायु है, वो केवल होठों को वक्र करती है, होठों में बदलाव लाती है और दांतों के बीच से होते हुए बाहर निकल जाती है, फ। लेकिन जब हम बोलते हैं फ, यानी कौन सा फ, ये देखिए फ, जिसके नीचे क्या है, नुक्ता है। ठीक है, तो नुक्ते वाला जो फ है, फ, उसमें नुक्ता होने के कारण हम फ को थोड़ा सा बल देकर बोलते हैं। ठीक है, बल देकर का अर्थ है कि जो हमारी हवा, प्राणवायु फ बोलते समय सीधी दांतों के मध्य से निकल जाती है, वो इस फ को बोलते हुए दांतों के पीछे रुकती है, क्योंकि मुख का जो मार्ग है वो बंद हो जाता है, फ। ठीक है, फ फ फ, दांतों के पीछे हवा बल डालती है। ठीक है,
तो इसलिए क्या है ये यहाँ पर क्या है फ। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ न होकर दंतोष्ठ होगा, क्योंकि जब हम फ बोलते हैं, फ नुक्ता वाला फ बोलते हैं तो दांतों पर और ओठ पर बल पड़ता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ जो है दो वर्णों का उच्चारण स्थान है, कौन सा, एक तो फ और उससे पहले आपको बताया था व, ठीक है। व बोलते हैं हम व तो भी जो प्राणवायु है दांतों के पीछे दबाव डालती है, बाहर सीधी नहीं निकलती। और जब हम फ बोलते हैं नुक्ता वाला तो भी दांतों के पीछे दबाव उत्पन्न होता है फ। लेकिन जब हम फ बोलते हैं तो सरलता से हवा निकल जाती है बिना नुक्ता वाला फ। फ फ फ फ में होठ केवल ऊपर उठते हैं और हवा निकल जाती है मुंह से, ठीक है। लेकिन जब हम फ बोलते हैं, फ नुक्ता वाला, जैसे फसल हम लिखते हैं फसल, ठीक है। हम फसल नहीं बोलते, फसल नहीं बोलते, हम बोलते फसल, थोड़ा सा जोर देकर बोला जाता है फसल, ठीक है। तो इसलिए नुक्ता वाला जो फ है उसका उच्चारण क्या होगा दंतोष्ठ होगा, दांत और होठ इसको मिलाकर कहेंगे हम दंतोष्ठ, ठीक है। ऐसे ही एक और उच्चारण देखिए, ज, क्या है ज। जब हम ज बोलते हैं तो वही बल जो फ में प्रयोग होता है वो बल जो है वो दांतों के पीछे प्रयोग होता है। बोलकर देखिए ज, ज, जेड की साउंड आप जेड बोलकर देखिए, जेड जेड। तो दांतों के पीछे जो जिह्वा है वो या जो प्राणवायु है वो बल डालती है ज, ठीक है। तो उस स्थिति में उस ज को हम क्या कहेंगे दंतोष्ठ नहीं कहेंगे, वहां पर हम ज बोल रहे हैं। जिह्वा जो है दांत के ठीक पीछे, यहां ये बिल्कुल पीछे दांत के दानेदार भाग है वहां पर छूती है, वो स्थान कहलाता है वर्च। क्या कहलाता है वर्च। दांतों के ऊपर वाले दांतों के ठीक पीछे यहां पर दानेदार भाग है वो वर्च से कहलाता है। तो ज का जो उच्चारण है वो क्या होगा वर्च से, और फ का जो उच्चारण है जिसमें नुक्ता लगा है वो होगा दंतोष्ठ, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इन व्यंजनों का, वर्णों का, आगत ध्वनियों का उच्चारण स्थान देखा। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।